नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं सेट आ अभ्यास प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को जो अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ में दे रखे हैं, इन्हें ज़रूर याद करें। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। आगे हारिर पक्षी से तुलना की गई है। गोपियों की विवाहानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति यह परिभाषा है, तो यह भरत मुनि की परिभाषा है। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगरपालिका द्वारा। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं, तो उसे कर्मधाराई समास कहते हैं। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, रामायण का पाठ करते थे। उसके बाद में उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, उत्साह एक गीत है, तो आह्वान भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। उद्दीपन भाव प्रदान साहित्य को कहते हैं। काव्य। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ मास से शुरू होती थी, तो कार्तिक। वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्दी की विधा में लिखा गया है, तो यात्रा वृतांत। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। असत्य, दृश्य काव्य में अभिनव तत्व की प्रधान होता है। सत्य, नाटक गद्दी की गुण विधा में आता है। असत्य, लखनऊ का बालम खिरा प्रसिद्ध है। सत्य, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। सत्य, लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। असत्य। सप्तक, तो इसका जाएगा 7 का समूह। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। अनियोक्ति अलंकार, जिसका ज्ञान कम हो। अल्पज्ञ, लोकोक्ति, कहावत। 5वां है श्रुति, तो इसका होगा शब्द ध्वनि। खेदुम, देवी देवताओं का निवास। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अनुभाव किसे कहते हैं? संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर क्या बजाते थे? हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसके उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 के पहले का उत्तर है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर है। तीसरे प्रश्न का उत्तर, संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, दो स्वरों के आपस में मिलने पर स्वर संधि होगी। 5वें प्रश्न का उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर सेनाएं बजाते थे। और 6ठे प्रश्न का उत्तर है, हिरोशिमा नामक कविता अरि ओ करुणा प्रभा में काव्य संग्रह से ली गई है। प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? लिखिए। अथवा प्रगतिवादी कोई 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है, जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्य विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 8 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अथवा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक एक विशेषताएं लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 हैं। इनके उत्तर अब हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा का उत्तर है, प्रगतिवादी 2 कवि एवं रचनाएं। नागार्जुन, जिनकी रचना है युगधारा सतरंगे पंखों वाली। दूसरे रचनाकार हैं प्रगतिवादी सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी रचनाएं हैं युगवाणी ग्राम्य। तीसरे कवि हैं प्रगतिवादी शिवमंगल सिंह सुमन, हिल्लोल विश्वास बढ़ता ही गया। ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 अपना, जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान लिखना था। जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं कामायनी, लहर, आंसू,
झरना में स्थान है। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद का स्थान हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में सर्वोपरि माना जाता है। एक कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, कवि के रूप में आप सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। आपको नाटक सम्राट कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आपका प्रमुख स्थान है। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का उत्तर नागार्जुन। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पतराई आंखें आदि इनकी रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान है इनका। आधुनिक हिंदी कवियों में नागार्जुन का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक जीवन साहित्य से सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई करना है। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है राम के स्वभाव और लक्ष्मण के स्वभाव की एक एक विशेषताएं लिखनी है। तो राम के स्वभाव की एक विशेषता, राम स्वभाव से मृदुभाषी, कोमल और विनयी हैं। दूसरी विशेषता, राम के मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव है। लक्ष्मण के स्वभाव की एक विशेषता, लक्ष्मण स्वभाव से उग्र तथा क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण तर्कशील और वाक्पटु हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है अपना कवि निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। तो इसका उत्तर है कवि निराला की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही हैं क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर नई पत्तियां लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली एवं फूल नई ऊर्जा का संचार करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में दो अंतर। तो बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविकता होती है जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान कृत्रिम होती है। बच्चे की मुस्कान पूर्णतः निश्चल होती है जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अवसर का ध्यान होता है। तीसरा अंतर है बच्चे की मुस्कान सभी को प्रभावित करने में सक्षम होती है जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में वह आकर्षण नहीं होता है। उसके अंदर प्रश्न क्रमांक 10 है अपना प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में दो अंतर लिखिए। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में दो अंतर, प्रबंध काव्य का आकार बड़ा होता है जबकि मुक्तक काव्य का आकार छोटा होता है। दूसरा अंतर है प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है सहृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ हास्यरस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है इसका, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। उसका प्रश्न क्रमांक 11 है अपना दोहा छंद के लक्षण या दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है जब काव्य में लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। प्रश्न क्रमांक 12 है अपना कपास दे भाऊ सूत्र के अनुसार कहानी के तत्व लिखिए। तो का से कथानक या कथा वस्तु, पा से पात्र एवं चरित्र चित्रण, सा से संवाद, दे से देशकाल व वातावरण, भा से भाषा शैली और ऊ से उद्देश्य, ये कहानी के 6 तत्व होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर लिखिए। तो जीवनी अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा अंतर हो जाएगा जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है जबकि आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। प्रश्न क्रमांक 13 है अपना रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय, दो रचनाएं और साहित्य में स्थान इसमें लिखना है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी दो रचनाएं माटी की मूर्तें, चिता के फूल, मसाल, पतितों के देश में, लाल तारा आदि। साहित्य में स्थान है आधुनिक युग के निबंधकारों में इनका प्रमुख स्थान है। स्वतंत्रता सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। हिंदी साहित्य में आपका प्रमुख स्थान है। इन्हें भाषा का जादूगर भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है यतीन्द्र मिश्र
की 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान लिखी। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का उत्तर यतीन्द्र मिश्र। 2 रचनाएं यदा कदा, ड्योड्यू पर आलाप आदि। साहित्य में स्थान है। कविता, संगीत आदि के अतिरिक्त संस्कृति के क्षेत्र में आपकी गहरी रुचि है। गंभीर विषयों को सरल बना देने की योग्यता के कारण ही मिश्र जी का साहित्य लोकप्रिय है। हिंदी साहित्य जगत में आपका विशेष स्थान है। प्रश्न क्रमांक 14 है अपना, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसका उत्तर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर की देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा वाला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। तो इसका उत्तर है, नवाब साहब ने संतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का एक घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यह प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 15 है अपना, एक कहानी यह भी, आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार कहना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो इसका उत्तर है, रसोई में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। उनकी क्षमता खाना पकाने, सब्जी काटने या नए नए पकवान बनाने में ही चली जाती है। उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा वाला प्रश्न है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो इसका उत्तर है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है कि इस खोज से मनुष्य को पका हुआ भोजन प्राप्त होने लगा तथा वह शीत से भी बचने लगा। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत भोजन पकाने में तथा भयंकर शीत से बचना रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है अपना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है जो देखने में प्रिय लगे। तो उसके लिए एक शब्द है प्रियदर्शी। जिसका वर्णन ना किया जा सके तो उसका एक शब्द होगा अवर्णनीय। प्रश्न क्रमांक 16 है अपना, निर्देशानुसार वाक्य को परिवर्तन कीजिए अथवा वाला। तो प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा का पहला प्रश्न है, तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए। आज्ञावाचक वाक्य बनाना इसका। तो इसका उत्तर होगा, तुम समय से पढ़ो। दूसरा है, सत्य की सदैव जीत होती है। प्रश्नवाचक बनाना है इसका। तो इसका प्रश्नवाचक बनेगा, क्या सत्य की सदैव जीत होती है? और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। प्रश्न क्रमांक 17 है अपना, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना भी अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर होगा, श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक होती हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं जिन्हें किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। रंगीन पताकाएं किसी कार्य के शुभारंभ पर फहराई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है, कभी लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को किस नाम से जाना जाता है? उसको घुमाने के पीछे क्या मान्यता है? तो कभी लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र के पीछे घुमाने के पीछे मान्यता है कि व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ उत्साह से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग है इसका, इसमें कवि बादलों को गर्जना करने हेतु आह्वान करता है। भावार्थ, इसका भावार्थ आप इन पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है और उसके बाद में विशेष आप लिख सकते हैं। 18 का अथवा है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। तो इसका जो संदर्भ है
पाठ का नाम संगतकार है, रचिता मंगलेश डबराल है। और प्रसंग इसका है, इसमें कवि ने संगतकार एवं मुख्य गायक के विषय में बताया है। भावार्थ में आप इन पंक्तियों का अर्थ लिखें और उसके बाद में विशेष लिखें। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। नवाब साहब ने संतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ लखनवी अंदाज से लिया गया है। इसके लेखक यशपाल जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की सोच एवं उसके रसास्वाद का वर्णन है। गद्यांश दे रखा है, इसकी व्याख्या आप अपने शब्दों में करें, अर्थ यही निकलना चाहिए। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। तो इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित निबंध संस्कृति से लिया गया है। इसके लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन हैं। प्रसंग, इसमें लेखक ने संस्कृतिशील तथा असंस्कृतशील व्यक्तियों का भेद स्पष्ट किया है। और व्याख्या आप जो दे रखा है गद्यांश, इसमें से आप अपने शब्दों में करें, अर्थ यही निकलना चाहिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, अगरबत्ती बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए अथवा विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संवाद लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा का उत्तर है, विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संवाद। तो यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं, अभिभावक फिर प्राचार्य, अभिभावक प्राचार्य, अभिभावक प्राचार्य, और क्या बातें हो रही हैं आप खुद पढ़ लें। अभिभावक प्राचार्य, अभिभावक प्राचार्य और अभिभावक। तो इस तरह से आप एक संवाद लिख सकते हैं। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। तो इसका अपने को अच्छे से पढ़ना है इस काव्यांश को, और फिर उसके बाद जो प्रश्न दे रखे उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। पद की पहचान, चलने के पूर्व बटोई को क्या करना चाहिए, चलने के पूर्व बटोई को बाट की अच्छी तरह से पहचान कर लेनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो जो ये पंक्तियाँ दे रखी हैं इनका भावार्थ आपको अर्थात अर्थ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा वाला प्रश्न है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। तो यह अपठित गद्यांश है, यह सरल रहता है, परीक्षा में काव्यांश भी आता है और गद्यांश भी आता है। तो अपठित गद्यांश दे रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उत्साह का स्थान क्या है, तो उत्साह का स्थान आनंद वर्ग में है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश आप जो अपठित गद्यांश दे रखा है इसका 1/3 अर्थात तीसरा हिस्सा इसमें आप लिख सकते हैं। मुख्य बातें जो दे रखा है उसी में से आप लिख सकते हैं। अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए भी आप लिख सकते हैं मुख्य बातें अपठित गद्यांश में से। प्रश्न क्रमांक 22 है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर आप देख सकते हैं। प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि मेरी वार्षिक परीक्षा 5 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, लेकिन परीक्षा के समय में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तेज ध्वनि के कारण पढ़ाई करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रार्थी, नाम, कक्षा, पता, दिनांक, ये चीज़ें आप और लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा था अपना, हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र।
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पता, उसके बाद में प्रिय मित्र और अपने मित्र का नाम। सप्रेम नमस्कार, आज सुबह तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि तुमने कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हें मेरी ओर से हार्दिक बधाई। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि तुम इसी तरह हर परीक्षा में सफलता प्राप्त करो। माताजी और पिताजी को मेरा चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार और स्नेह। तुम्हारा मित्र। अपना नाम आप लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जलीय जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, मेरी दिनचर्या। तो इन निबंधों को आप अच्छे से याद करें रूपरेखा सहित। एक निबंध हम देख लेते हैं पर्यावरण सुरक्षा का। पर्यावरण सुरक्षा, इसकी रूपरेखा बनाइए। सबसे पहले प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न हानियाँ, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, उपसंहार। उसके बाद में पॉइंट 1 है प्रस्तावना। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का आवरण या वातावरण, तथा प्रदूषण का अर्थ है दूषित होना। हमारे आसपास का आवरण जब इतना दूषित हो जाए कि हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने लगे तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण को जल, ध्वनि, वायु, मृदा, रेडियो एक्टिव प्रदूषण आदि में बांटा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों के मिलने से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। चौथा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न हानियाँ। पर्यावरण प्रदूषण से श्वास, त्वचा, मस्तिष्क, पेट की बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, दमा, दाद, खाज, खुजली, पीलिया, बेचैनी, पागलपन, पेचिश, उल्टी, दस्त आदि का खतरा बना रहता है। पांचवा पॉइंट है अपना पर्यावरण प्रदूषण का निवारण। पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों को न मिलने देकर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। और छठा पॉइंट है अपना उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण निवारण हेतु हमें मिलकर प्रयास करने चाहिए। इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए तथा वृक्षों को कटने से बचाना चाहिए। पर्यावरण हेतु उत्तम कार्यों के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 10वीं विषय हिंदी सेट आ अभ्यास प्रश्न पत्र के संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।